Hello guys, assalamu alaikum and welcome back to my YouTube channel. So today I'm going to make a video on training of general practitioners, and this topic is basic life support program. So before getting into the video, I would request to please like my YouTube channel and subscribe it, and also like my Instagram page and share the video if you like it. Let's begin. क्या चीज़ होती है बेसिक लाइफ सपोर्ट? किसी को कुछ पता है किस चीज़ का शॉर्ट फॉर्म है? बेसिक लाइफ एडवांस लाइफ Advanced. सपोर्ट, जो हम नहीं करते, जिसके लिए हम रेफर कर Refer देते करते हैं। हैं। लेकिन बेसिक लाइफ सपोर्ट जो है एज ए मतलब के हेल्थ वर्कर हम सबके ऊपर मैंडेटरी है कि हमें इसकी ड्रिल आनी चाहिए, चाहे हमारे क्लिनिक पे हैं, चाहे हम रोड कहीं साइड पे बाहर हैं। जाते हैं, कहीं पे हम इमरजेंसी देखते हैं, तो हम इस काबिल हों, क्योंकि लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सब डॉक्टर हैं। जी ठीक है, तो वो हमसे एक एक्सपेक्टेशन होती है कि ये हमारी मुश्किल वक्त में कुछ ना कुछ जान बचाने में हमारे काम आ सकते हैं। तो ये मैंडेटरी होता है कि हर जो हेल्थ वर्कर जो है वो उस पर ट्रेंड होना चाहिए। आप खुद भी ट्रेंड यहाँ पर आज, वैसे आप लोगों ने अपनी लाइफ में पहले भी इसके लिए ड्रिल सीखी होंगी, अभी भी आप जाके इसको आगे जाके लोगों के पर इम्प्लीमेंट उनको जो है ना आप सिखा सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है कुछ क्राइटेरियाज हैं जिसके थ्रू जो है हम बेसिक लाइफ सपोर्ट का मकसद क्या होता है कि हम जो है एस्टेब्लिशिंग एंड ओपन एयरवे हम कर सकें, गिविंग आर्टिफिशियल वेंटिलेशन कर सकें, मेंटेन कर सकें सर्कुलेशन को, अर्ली एसेस टू हेल्प हो सके और अर्ली CPR दे सकें, BLS एंड अर्ली रेफर एंड ट्रांसफर टू द डिफिब्रिलेशन एंड एडवांस लाइफ सपोर्ट जहाँ पर मिल सकती है हम उसको एज सून एज पॉसिबल हम उसको रेफ़र कर सकें। तो अब हमारे पास एक अप्रोच है जिसमें लिखा हुआ है, आप ऊपर ऊपर देखेंगे डी अपनी टीम के साथ हैं, आपके पास एक दो लोग मौजूद हैं एडिशनल, लेकिन आप रोड पे जा रहे हैं, आपने आगे कोई एक्सीडेंट देखा, आप कहीं समंदर पे गए, कोई डूब रहा है, कहीं पे आग लगी है, तो वहाँ पर आपके पास टीम नहीं है, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, कैब करेंगे। तो अब हम 1 to 1 पढ़ेंगे। डी से है डेंजर। डेंजर का मतलब है कि अब जैसे ये एनी है, एनी गिर गई, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जहाँ पर भी गिरी है हम पहले मेक श्योर ऑफ सेफ्टी करेंगे कि उस जगह पर हम उसको BLS दें जहाँ पे हमें भी खतरा ना हो। अब पता चले यहाँ पे आग लगी हुई है और हम यहीं पर ही उसको BLS दे रहे हैं तो ये खतरा है, या यहाँ पे कोई ब्लास्ट हुआ है, कोई पानी है, कोई करंट है, कोई पानी गिरा हुआ है, या सीढ़ों पे आपके क्लिनिक से बाहर गई, बाहर जो है वो सीढ़ों पे गिर गई, तो आप सीढ़ों पे नहीं देंगे, आप पहले उसकी सेफ्टी को इंश्योर करेंगे, आप उनको अलग लेंगे। हार्ड स्टोनी, या तो आपका जो है टेबल जो है, जो आपकी प्रोसीजर टेबल है वो होनी चाहिए, या फिर आप फर्श पे, आगे मैं आपको पिक्टोरियल दिखाऊंगी कि किस पोजीशन में हम इनको CPR करेंगे या कुछ। तो हम इसकी सबसे पहले सेफ्टी को इंश्योर करेंगे, डेंजर से रिमूव करेंगे। उसके बाद जो है आर में आता है रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स में हम 3 चीज़ें देखते हैं, SSS, शेक, शाउट एंड स्ट्रेस। ठीक है, शेक, पता चले भाई इसको नींद आ गई है, हम समझ रहे हैं कि उसको BLS की ज़रूरत है, तो हम पहले उसको शेक करेंगे, देखेंगे कि भाई ये जो है कहीं जाग रही है। शेक किया, फिर शाउट किया, शाउट मतलब कि हेल्प के लिए बुलाया। अगर आपके बजे तो भाई फला आ जाओ, फला आ जाओ, देखो क्लाइंट जो है वो गिर गई है ना, आप हेल्प के लिए बुलाएंगे। कभी भी आप ये कोशिश नहीं करेंगे बस मैं अकेले ये काम करूँ ना, आप नहीं कर सकोगे जब तक आप अकेले बिल्कुल ना हो। उसके बाद जो है, इसके बाद जो है वो है कि शेक, शाउट एंड स्पेस। इसको इसे दबा के देखेंगे, जैसे हम पिंच करते हैं ना, कि हो सकता है वैसे आवाज़ नहीं दे रही लेकिन हम पिंच करें। कभी कभी किसी पेशेंट ने कोई दवाई खाई होती है तो वो थोड़ी देर के लिए थोड़ी उसमें चली जाती है, तो हम उसको पहले पिंच करके और स्क्वीज करके देखेंगे। अब ये आ गया। उसके बाद हमारे पास है ABC। A से जो है हमारे पास एयरवे है, B से ब्रीदिंग है, C से सर्कुलेशन है, D से हम डिसेबिलिटी देखते हैं, और E से एनवायरनमेंट या एक्सपोजर। अब एक एक चीज़ को जो है हम आगे चल के ये मिले। अच्छा, अब मैं आपको बताऊँ, एंड ब्रीदिंग में जाएंगे, आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप अकेले, अगर आप पूरे ABCD को आप बैठ के रास्ते पे खड़े होके
चीज़ें कर रहे हैं, सेफ्टी को इंश्योर कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो उसमें देर हो सकती है और पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा और डेंजर में जा सकता है। तो एज सून एज पॉसिबल आप उनको देंगे। नेक्स्ट, अच्छा ये हमने नेक्स्ट ठीक, अब ये सीन रेस्क्यू विक्टिम, ये हमने देख लिया कि हमने बिल्कुल सीन जो है हमारा क्लियर हो गया है। अब मैं आपको बताना शुरू करूंगी कि ए से हम लोग क्या करेंगे। ए से जो है हम इसके एयरवेज देखेंगे। कौन से हमारे एयरवेज होते हैं? माउथ, नॉस्ट्रल, सही है ये। तो हम इसमें करते हैं हेड टिल चिन लिफ्ट पोजीशन। हेड को टिल्ट किया, चिन को लिफ्ट किया। हम इनके जो है देखेंगे कि इसके एयरवेज क्लियर हैं। पता चले नाक में कोई रात वाला खाना वोमिटिंग आ गई है, या कोई ब्लॉकेज है, या कोई फॉरेन बॉडी है, या उसने वोमिट आउट किया है, कोई चीज़ तो नहीं है नाक में या मुंह में, पहले हम उसको क्लियर करेंगे। कभी भी क्लाइंट के मुंह में उंगली नहीं डालेंगे, क्योंकि अनकॉन्शियस पेशेंट है, वो आपको बाइट कर सकता है, कुछ भी है। यहाँ पर हम इसके एयरवे जो नाप के होते हैं, बच्चों के नाप के, कोशिश करके बाइट, इसकी टंग को बाइट से रोकने के लिए हम इसके मुंह में जो है एयरवे डाल के और उसको यहाँ पे सिक्योर कर लेते हैं और देखते हैं अगर कोई हमें सिक्रेशन मिलती है, कोई चीज़ मिलती है, तो हम उसको इस तरह से टर्न करके कॉटन से या सक्शन मशीन हम यहाँ पे यूज़ करके इसके एयरवेज को क्लियर कर लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हमने कौन सी की? हेड टिल चिन लिफ्ट पोजीशन। हेड टिल। दूसरी कौन सी पोजीशन होती है? जहाँ पर हमें सस्पेक्ट होता है कि भाई इस क्लाइंट को हो सकता है सर पीछे जो है इंजरी हुई है, तो अगर उसको हम और ज़्यादा ऐसे करेंगे तो इसका और ज़्यादा जो है जॉइंट में या इसके सर्वाइकल रीजन में इसको और ज़्यादा, तो यहाँ पर हम करते हैं जात थ्रस्ट, इस तरह से करके। इसमें हम ऐसे एकदम से नहीं करेंगे। ठीक है, अगर देखें उसकी गर्दन में चोट लगी और उसकी पहले ही गर्दन इस तरह से लटक रही है, तो उसको इस तरह से नहीं करेंगे, उसको फिर इस तरह से करके इसके एयरवेज को चेक किया। अब एयरवेज को हमने चेक कर लिया, हमने यहाँ पे सक्शन कर लिया, हमने यहाँ पे एयरवेज डाल दिया। अब यहाँ पर हम आएंगे ब्रीदिंग में, बी से ब्रीदिंग में। अब ब्रीदिंग में हम कैसे देखते हैं? लुक, फील एंड लिसन। लुक, फील एंड लिसन। लुक, फील, लिसन। आंखों से देख रहे हैं, यहाँ पे फील कर रहे हैं, यहाँ पे सुन रहे हैं। 3 जगहों से हम फील करते हैं ब्रीथ को। अब हमें जो है यहाँ पर देखेंगे कि तीनों जगहों से हमें फील हो रही है या नहीं हो रही है। उसके बाद अब आता है सी से सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में जो है सबसे पहले हम सर्कुलेशन कैरोटिड, उसको यहाँ पे पैल्पेट करेंगे एक तरफ, ऐसे नहीं कि दोनों तरफ कर लिया। ठीक है, एक तरफ करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि पैल्पेट हो रहा है। दूसरा होता है कैपिलरी रीफिलिंग टेस्ट। पता होता है कल हमने इस चीज़ में डिस्कस किया था कि 1 to 2 सेकेंड्स के अंदर ये वापस जो है हमारा ब्लड रिफिल हो जाए। अगर इसमें लेट हो गए तो हम कहेंगे कि सीरियस है कंडीशन जो है ना। कैपिलरी रीफिलिंग टेस्ट कर लिया। इसके अलावा यहाँ पर अब हम स्टेथोस्कोप भी लेकर आएंगे, हम इसकी हार्ट रेट भी देखेंगे, हम इसका ब्लड प्रेशर भी देखेंगे और अकॉर्डिंगली देखेंगे क्लाइंट की जो है यहाँ पर IV लाइन मेंटेन कर लेंगे। ऑक्सीजन की अगर ज़रूरत है, अगर हमें ब्रेस नहीं मिल रही, हमने जब ब्रीदिंग देखी, अगर हमें ब्रीज नहीं मिली तो हम यहाँ पर 2 रेस्क्यू ब्रीज दे देंगे। ठीक है, ब्रीज कैसे देते हैं, क्या इसका प्रोसीजर होता है? या तो हमारे पास एम्बो बैग होना चाहिए या पॉकेट मास्क होना चाहिए। ये चीज़ें नहीं है तो हम इसके लिए इंतज़ार नहीं करेंगे। हम कोई चीज़ उठाएंगे, टिश्यू पेपर या अपना दुपट्टा उठाया, इसके मुंह पे रखा, इसको जो है हेड ड्रिल किया, इस तरह से हल्का करके नोज़ पिंच करके लंबी सांस लेंगे और इस सांस को बाहर नहीं निकालेंगे, इसके मुंह में डालेंगे। जब हम इसके मुंह में डालेंगे तो हम देखेंगे कि इसका चेस्ट उठना चाहिए। अगर चेस्ट नहीं उठ रहा तो उसका मतलब है कि हमने सिर्फ दम फूंक दिया, लेकिन वो जो नहीं होता एक सिर्फ फूंक मार देते हैं, हमने इसको सांस नहीं दी। सांस का मतलब है कि हमारी नज़रें इसकी चेस्ट पे होनी चाहिए, चेस्ट पे उठना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये तब होगा जब हमारे जो एयरवेज जो है वो इस तरह से हमने इसकी ये वाली पोजीशन की होगी। अगर ये बेंट होगी तो अंदर एयरवे हुआ हुआ है ना, तो वो वाली जो इसमें ऐसे करके वो एयरवेज की एयर दिखा पीछे और पीछे। ये है। ठीक है, अगर हम ऐसे ही ये पड़ा रहेगा तो आप देखिए वहाँ पर जो है एयरवे बंद पड़ा है। आप यहाँ से कितनी भी इसको फूंके देंगे
इसके अंदर नहीं जाएगी। यहाँ पर देखिए, अगर आपने हेड को इसकी पोजीशन से ही रखेंगे तो इसके एयर में आप अंदर देखेंगे कि वो क्लियर हो गया इंटेक। सही है, तो इस तरह से करके अब आपने जो है ना उसको इस तरह से करके नाक बंद करनी है। अगर नाक खुली होगी, आप यहाँ से हवा दे रहे होंगे, वहाँ से वापस निकल रही होगी, चेस्ट में नहीं जाएगी। तो इसकी नाक बंद करके ये हम क्या कर रहे हैं, रेस्क्यू ब्रीथ दे रहे हैं। जब हमें पता चला कि ये ब्रीदिंग नहीं है इसमें, इस तरह से करके इस तरह के सील बना के पूरे उससे हम इसके अंदर हवा डालेंगे और नज़र रखेंगे कि इसका सीना ऊपर उठे। एक दफ़ा क्या, फिर छोड़ दिया उसको, नाक खोल दी, फिर एक लंबी सांस ली, फिर नाक बंद किया, फिर दूसरी सांस ली। इस तरह से हम उसको 2 रेस्क्यू ब्रीथ देंगे। अब जो है सर्कुलेशन में हमें इसकी IV लाइन मेंटेन कर दी, देखेंगे भाई क्या है, उस तरह से हमें ब्लड प्रेशर का पता चल गया। यहाँ पे अगर हमारे पास इक्विपमेंट्स मौजूद है, शुगर की ग्लूकोमीटर मौजूद है, ऑक्सीजन सेचुरेशन के जो भी तो जो हमारे पास मौजूद हैं वो हम इमीडिएटली कर लेंगे और अकॉर्डिंगली उसको वो दवाएं शुरू कर देंगे। इसके बाद जो है सर्कुलेशन में अगर हमें ना पल्स मिल रही है, ब्रीथ तो हम देख चुके, मिली नहीं मिली, अगर हमें ना पल्स मिल रहा है ना BP मिल रहा है, दिस इज द इंडिकेशन टू स्टार्ट कंप्रेशंस जो है CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। अब कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन हम कैसे देते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है क्लाइंट एक स्टोनी हार्ड जगह पे, ऐसे नहीं कि आप उसको जब दें तो वो जगह ही टूट जाए ना, ठीक है। ये वो पीछे जो थी ना वो जो घुटनों पे, ये देखिए आप घुटनों पे खड़े होंगे ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट, और ये आप हाथ आपस में लॉक करेंगे, ये ज्वाइंट मुड़ना नहीं चाहिए। अगर आप इसको यहीं पर ही कर रहे हैं तो ये आपका जोर तो इधर टूट रहा है ना, आपका इसमें तो नहीं जा रहा, ठीक है। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। ये जगह जो है आप कहाँ रखेंगे, निप्पल टू निप्पल। आप एक इमेजिनरी लाइन अपने जहन में बनाएंगे, निप्पल टू निप्पल, मिड क्लेविकल लाइन टू अम्बिलिकस। जब आप इसकी जो है एक तरह से इमेजिनरी लाइन बनाएंगे तो ये जहाँ पे दोनों मिले, स्टर्नम के बीच में एक ऑलरेडी एक अंदर डिप्रेशन है यहाँ पर, तो वो जगह होती है। अगर थोड़ा आपने गलत जगह पे दे दिया तो रिब्स जो है वो अंडरलाइन जो विसरास जो है उसको डैमेज कर सकती है। तो हम कोशिश करेंगे कि, कोशिश नहीं मेक श्योर करेंगे कि ये वाली जो जगह है यहाँ पर ही हम करें और बिल्कुल जॉइंट्स को नहीं करेंगे। यहाँ पर करके हम 30 कंप्रेशन 30 कंप्रेशन कितनी देंगे कि 3 to 4 सेंटीमीटर अंदर जाना चाहिए, ऐसे नहीं कि ऐसे 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 अंदर ऐसे बिल्कुल ऐसे करके छोड़ना है ऊपर, ऐसे करना। 30 दफ़ा ये देंगे, 2 दफ़ा सांस देंगे। 2 लोग हों तो अच्छा है, क्योंकि ये बहुत मेहनत का काम होता है। 2 लोग करेंगे, एक रेस्पिरेटर मतलब के ब्रीथ के लिए खड़ा हो, एक कंप्रेशन के लिए खड़ा हो। जब थकता है तो आप स्विच करेंगे, वो उधर आ जाएगा, वो उधर आ जाएगा। कब तक देते रहेंगे CPR? जब तक कि ब्रीदिंग स्टार्ट नहीं हो जाएगी, जब तक क्लाइंट रिस्पॉन्ड करे, जब तक आपकी कोई इमरजेंसी जो है वो एम्बुलेंस वगैरह वो अराइव हो जाए। तीसरा, जब अगर आप थक जाते हैं तो भी, अगर आप अकेले हैं, आप अकेले ही दे रहे हैं तो भी आप पॉज ले सकते हैं। कौन कौन नहीं ले सकता CPR? कि अगर आप जो है खुद प्रेग्नेंट हैं, खुद वीक है, खुद बीमार हैं, हेवी मेंस्ट्रुएशन के साथ है, क्योंकि इसमें एक हट्टा कट्टा इंसान, हेल्दी इंसान चाहिए, क्योंकि इसमें मेहनत लगती है। जब आप CPR दे रहे होते हैं ना, आप सिर्फ इस पे ही जब आप ड्रिल कर रहे होते हैं तब भी आप थक रहे होते हैं। अभी तो मैं ऐसे बैठी नहीं हूँ और ऐसे मैंने किया नहीं है, लेकिन जब मैं ऐसे कर रही होती हूँ तो एक, और ये इतना जल्दी करना होता है, ये पढ़ाने में मुझे देर लग रही है। लेकिन जब आप ट्रेंड हैं तो आपने ये सब चीज़ों के लिए आपके पास 5 सेकंड है। 5 सेकंड में आपने एयरवे किया, 5 सेकंड में ब्रीदिंग किया, 5 सेकंड में आपने सर्कुलेशन की, और विदिन 10-15 सेकंड के अंदर अंदर आपने असेसमेंट करके अपनी CPR शुरू कर देनी है। इतनी देर नहीं लगानी, ठीक है। इसके बाद इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती है कि जो है पेशेंट जो है वो वोमिट आउट भी कर सकता है अचानक, जो है ना उसकी जो है चीज़ों की। तो आप अकॉर्डिंगली इसको करके क्लीन करके और फिर दोबारा से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक। इसके अलावा जो है, अब जब आपने एक दफ़ा CPR दे दिया, इतना जल्दी देना है कि 1 मिनट में 5 साइकिल पूरे होने चाहिए। 5 साइकिल 1 मिनट में पूरे होने चाहिए, ठीक है। तो जो है जैसे एक दफ़ा 2 ब्रीथ 30 कंप्रेशन, 2 ब्रीथ 1 मिनट में 5 देने चाहिए, इतना जल्दी देना चाहिए। जब आपने एक साइकिल जो 1 मिनट का कंप्लीट किया, उसके बाद आप दोबारा रीअसेस करेंगे
देखो तो सही कि भाई दोबारा से क्लाइंट हो सकता है उसमें कोई इम्प्रूवमेंट आई है, डिसेबिलिटी, यहाँ पर अब हम डी में आएंगे। अब हम क्या करेंगे, AVPU देखेंगे, क्लाइंट कहीं अलर्ट तो नहीं हो गया, V से वॉइस पे रिस्पॉन्ड तो नहीं कर रहा, P से पेन पे रिस्पॉन्ड तो नहीं कर रहा, या स्टिल ही इज अनकॉन्शियस, अनरेस्पॉन्सिव, तो फिर हम अगेन दूसरा साइकिल स्टार्ट करेंगे। तो ये है मतलब कि इसकी डी की इम्पोर्टेंस और सी की होगी। उसके बाद जो है इन्वायरमेंट, क्योंकि सीक्वेंस में पढ़ाने में आखिर में आ रहा है, लेकिन हम हमेशा पहली नज़र हमारी इन्वायरमेंट पे जाती है या एक्सपोजर में। अब हम देखेंगे कि भाई ये क्यों बेहोश हुआ, आखिर क्या वजह थी, वो तो हमें पहले पता चल जाता है। एनवायरनमेंट देखेंगे या क्लाइंट को एक्सपोज करेंगे। एक क्लाइंट जो है उसको हेवी क्लॉट्स और ब्लीडिंग हो रही है, हम जब क्लाइंट को एक्सपोज नहीं करेंगे हमें पता कैसे चलेगा, ठीक है। एक क्लाइंट जो है साइड में करंट था, साइड में कोई जो है कोई भी कॉज था, आग लगी थी या अंदर धुआं भर गया था, घुट रही है, तो जो सराउंडिंग होती है उससे हम क्लू को निकाल सकते हैं कि भाई इसका कॉज क्या हो सकता है, ताकि हम अकॉर्डिंगली उसको, या फिर इसके जो अटेंडेंट होते हैं उससे हम पूछ सकते हैं कि भाई पहले भी ऐसा होता रहा है, वो ये शुगर की पेशेंट है, दवाई नहीं खाई थी, या फिर जो है ना इसको झटके पड़ते हैं, इसको तो मिर्गी की बीमारी है, ये शिज़ोफ्रेनिक है, ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं तो वो हमें कॉज पता चल जाता है, ताकि हम उस वक्त तो इसको कम से कम BLS दें ताकि इसकी जान बच जाए, ताकि हम इसको आगे फिर ALS के लिए रेफ़र कर सकें। तो ये एनवायरनमेंट हो गया, या फिर जो है एक्सपोजर हो गया, क्लाइंट को हम एक्सपोज करेंगे, हो सकता है 2 दिन पहले कोई ऑपरेशन हुआ हो, कोई स्कार हो, कोई इंसिशन हो, अकॉर्डिंगली हम उसको वो करेंगे। अब जब क्लाइंट को जब हमने ABCDE दे दिया, तो हम अभी इस पे सर अच्छे तरीके से वहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि जब हम रेफ़र करते हैं या क्लाइंट की जो पर्ची बनाते हैं, ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे एम्बुलेंस आ गई तो हम क्लाइंट को ऐसे नहीं उठा के भेज देंगे, हम जो है हमेशा एक रेफरेंस स्लिप लगाते हैं जिसमें एक एविडेंस होता है कि कल कला को आपने यहाँ से जिंदा क्लाइंट भेजा, अगर वो रास्ते में वो एक्सपायर हो गया, कहेंगे आपने कुछ किया, ठीक है। तो अगर आप उसमें नोट्स डाल देंगे तो हमारे पास एक है एम्पिल अप्रोच, ठीक है। आप जब क्लाइंट को रेफर करेंगे तो एम्पिल अप्रोच, ए से क्या होता है, एलर्जी, आप उसमें लिखेंगे उसको किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं हुई थी, हुई है तो आप लिखेंगे नहीं तो नो एलर्जी। उसके बाद जो है एम से है मेडिकेशन, आपने उसको क्या किया, मेडिकेशन दी जब तक आपके पास था, वो आप उसमें नोट डाउन करेंगे। पी से पास्ट हिस्ट्री, जब पहले भी इसको ऐसा होता रहा है वो आप लिखेंगे। उसके बाद जो है PL लास्ट मील, आखिरी दफा उसने क्या खाया, या NPO था भाई, पता चला कल से इसने कुछ खाया नहीं, तो वो तो हाइपो होके गिरेगा ना। उसके बाद जो है E से इवेंट, आप आखिर में एक इवेंट लिखेंगे कि पेशेंट हमारे पास आया था, अभी तो हमने कोई सर्विस ही नहीं दी, अचानक गिर गया, इतना BP इतना पल्स था, हमने उसको जो है कर दिया। अच्छा, जब क्लाइंट रिस्पॉन्स कर देता है तो हम उसको रिकवरी पोजीशन में डाल देंगे, ठीक है, कि अब क्लाइंट ने रिस्पॉन्ड तो कर दिया है लेकिन हमने उसको रिकवरी पोजीशन में डाल दिया है, और इस मेडिसिन के साथ इतने बजे इतने BP और पल्स के साथ इस कंडीशन में हम क्लाइंट को आपके पास रेफर कर रहे हैं, ताकि रास्ते में कुछ हो जाए तो आप सेफ हो, नहीं तो फिर वही होगा कि जो है ना मेडिकल लीगल के पुलिस आ जाएगी कि आपने उसको पता नहीं क्या किया। तो ये आपका प्रूव होगा, जब आपका क्लाइंट जाएगा तो उसके साथ ये रेफरेंस स्लिप उसके साथ जाएगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।